प्यारे विद्यार्थियों, आज हमें पाठ 2 एक कल के प्रभुत्व का दौर का मिला टॉपिक चुनाव तथा मतदान का बदलता स्वरूप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास तथा कांग्रेस की नीतियां एवं कार्यक्रम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चुनाव तथा मतदान का बदलता स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था और आजादी के बाद पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से शुरू होकर फरवरी 1952 तक चला। इसलिए इस चुनाव को 1952 का चुनाव कहा गया। तो इस प्रकार से भारत में चुनावों की शुरुआत हुई 1952 से। आजादी के बाद भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रही हैं और इन परिस्थितियों के बदलाव के कारण मतदान का स्वरूप और मतदान प्रक्रिया में भी बदलाव आया है। यह बदलाव हमें तीसरे चुनाव से ही देखने को मिला। पहला चुनाव 1952 में हुआ और दूसरा चुनाव 1957 में हुआ। तो पहले और दूसरे चुनाव में मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए मतपत्र का प्रयोग करते थे और इन मतपत्रों को मतपेटियों में डाला जाता था। प्रत्येक उम्मीदवार की एक मतपेटी होती थी। उस मतपेटी पर उस उम्मीदवार का नाम व उसका चुनाव चिन्ह लगाया जाता था। इस प्रकार से अगर किसी चुनाव क्षेत्र में 5 उम्मीदवार हैं तो 5 मतपेटियां होती थी और उन सभी मतपेटियों पर उन उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह लिखे जाते थे। मतदाता मतपत्र को अपने पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में डाल देता था। तो इस प्रकार से पहला और चुनाव हुआ। लेकिन इस प्रकार के चुनाव में गड़बड़ी की संभावना थी। क्यों? क्योंकि एक मतपेटी से दूसरे मतपेटी में मतपत्रों के डालने की संभावना थी, क्योंकि मतपत्रों पर कोई निशान या नाम नहीं होता था। इसलिए तीसरे आम चुनाव में 1962 में तीसरा जो चुनाव हुआ उसमें मतपत्रों पर प्रत्येक उम्मीदवार का नाम और उनका चुनाव चिन्ह अंकित किया गया। अब मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने मोहर लगाकर मतपत्र को मतपेटी में डालता था। अब एक ही मतपेटी होती थी, सभी उम्मीदवारों के मतपत्र उसी में डालते थे और जब एक मतपेटी भर जाती थी तो दूसरी मतपेटी रख दी जाती थी। तो इस प्रकार से तीसरा आम चुनाव हुआ। अब मैं डिटेल से इन बदलावों को स्पष्ट करता हूं। नंबर 1, सबसे पहले 1980 के दशक में फर्जी मतदान को रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया और वर्ष 2000 तक इस कार्य को पूरा कर लिया गया। और अब अगर किसी व्यक्ति के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसे दूसरे दस्तावेज पेश करने पड़ते हैं।
उसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेजों के आधार पर मतदान करने के लिए परमिशन दी जाती। तो इस प्रकार से 1980 के दशक में पहला बदलाव हुआ और फर्जी मतदान को रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए और 2000 तक इस कार्य को पूरा कर दिया। दूसरा, 1990 के दशक में मतपत्र की जगह, मतपेटियों की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रयोग करने का निर्णय लिया गया और 2004 के चुनाव में पहली बार लोकसभा के चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। अब मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने बटन दबाकर अपने मत का प्रयोग करता है और आसानी से अपने उम्मीदवार का चयन कर लेता है। तीसरा, मत प्रचार में बदलाव। पहले उम्मीदवार प्रत्येक मतदाता से घर घर पहुंचकर मिलता था, लेकिन क्योंकि अब एक संसदीय क्षेत्र में लाखों की संख्या में मतदाता होते हैं, इसलिए उम्मीदवार का प्रत्येक मतदाता से मिलना संभव नहीं है। तो उम्मीदवारों ने आधुनिक साधनों के माध्यम से प्रचार करना आरंभ कर दिया है। कुछ उम्मीदवार जनसभाएं करते हैं, लेकिन जनसभाओं में भी उम्मीदवार अपनी बात सभी मतदाताओं तक नहीं पहुंचा पाता। इसलिए अब उम्मीदवार समाचार पत्रों व दूरदर्शन व रेडियो के माध्यम से अपनी बात प्रत्येक उम्मीदवार तक पहुंचा सकते हैं और प्रचार के साधन समाचार पत्र, रेडियो, टीवी आदि हो गए हैं। अब उम्मीदवार अपनी बातें बड़ी आसानी से या अपने विचार बड़ी आसानी से मतदाताओं तक पहुंचा सकते हैं। चौथा, चुनाव में दोषी उम्मीदवारों पर रोक लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उन उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है जिन्हें न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित कर दिया गया है और 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई है। ऐसे उम्मीदवार अब चुनाव में भाग नहीं ले सकते। पांचवा, चुनाव में एक नई पहल चुनाव आयोग द्वारा शुरुआत की गई है और एक नया बटन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक नया बटन नोटा प्रदान किया गया है। इस बटन के माध्यम से मतदाता अगर किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता तो वह नोटा का विकल्प अपना सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि मतदाता को ऊपर दिए गए किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता। अर्थात अगर किसी चुनाव क्षेत्र से 15 उम्मीदवार खड़े हैं तो 16वां बटन वोटिंग मशीन का नोटा का होगा और अगर मतदाता को 15 के 15 उम्मीदवार पसंद नहीं है
तो वह 16वां बटन नोटा का दबा सकता है और सभी उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से चुनाव आयोग द्वारा ये नोटा का बटन का प्रावधान किया गया है। और ये आखिरी चुनाव जो हमारे हुए हैं 2019 में, इस बटन के द्वारा मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया और लगभग 1% मतदाताओं ने नोटा बटन का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से पहला टॉपिक हमारा स्पष्ट होता है, चुनाव तथा मतदान का बदलता स्वरूप, कि किस प्रकार आजादी के बाद वर्तमान तक चुनाव में परिवर्तन हुआ है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे पुराना दल है। इस संगठन की स्थापना गुलामी के दौरान 28 दिसंबर 1885 को बंबई में एक अंग्रेज अधिकारी श्री A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। शुरुआत में इस संगठन का उद्देश्य भारतीयों की बातें अंग्रेज सरकार तक पहुंचाना था, लेकिन धीरे धीरे इस संगठन ने भारतवासियों की आजादी की आवाज उठाने में लगाई। धीरे धीरे इस संगठन के नेताओं ने आजादी के लिए संघर्ष शुरू किया और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस संगठन की स्थापना देश को आजादी दिलाने के लिए की गई थी, तो आजादी के बाद इस संगठन को भंग कर देना चाहिए, अर्थात कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को भंग नहीं किया गया और आजादी के बाद इस दल ने भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा पहला आम चुनाव 1952 में हुआ और 1952 से लेकर 1977 तक लगातार केंद्र में इस दल की सरकार रही। 1952 में पहले आम चुनाव में 3/4 बहुमत के साथ इस दल ने जीत दर्ज की और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। दूसरे आम चुनाव 1957 में भी इस दल ने बड़ी जीत दर्ज की और 374 लोकसभा सीटों के साथ सरकार का निर्माण किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। तीसरा आम चुनाव जो 1962 में हुआ, उस चुनाव में भी इस दल ने 3/4 सीटों पर जीत दर्ज की और सरकार बनाने का कार्य किया। इस लोकसभा चुनाव में इस दल को 361 सीटें प्राप्त हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। 24 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई और श्री लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने।
श्री लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को देश के प्रधानमंत्री बने और जनवरी 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में ही मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। 1962 के बाद चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ और 1967 के चुनाव में इस दल को केंद्र में फिर जीत दल प्राप्त हुई और श्रीमती इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। पांचवा आम चुनाव श्रीमती इंदिरा गांधी ने समय से पहले कराया, 5 वर्ष पूरे होने से पहले 1971 में, और 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और इस चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी को भारी बहुमत मिला, 3/4 सीटों के साथ जीत दर्ज की और श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बने। पांचवें आम चुनाव के बाद छठा आम चुनाव 1977 में हुआ और यह चुनाव 6 वर्ष के बाद हुआ क्योंकि 1975 में आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान में 42वां संशोधन करके संसद और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसलिए 71 के बाद अगला हमारा चुनाव 1977 में और 5वें चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और पहली बार केंद्र में जनता पार्टी सरकार बनी और पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। श्री मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन यह सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाई और 1980 में अगले लोकसभा के चुनाव हुए और इस लोकसभा चुनाव में दोबारा से कांग्रेस भारी बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही और श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और श्री राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। 1984 में अगले आम चुनाव हुए और इन चुनावों में कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ और श्री राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। 1984 के बाद अगला चुनाव 1989 में हुआ और इस चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी और कांग्रेस को विरोधी दल की भूमिका निभानी पड़ी, लेकिन यह सरकार भी लंबे समय तक नहीं चली और अगले चुनाव
ठीक है जी। 1.5 वर्ष के बाद चुनाव हुए 1990 में, और 1990 में श्री राजीव गांधी की मृत्यु के बाद पीवी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद हमारा अगला चुनाव लोकसभा चुनाव 1996 में हुआ, और 1996 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, और श्री अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत साबित नहीं कर पाए, और 13 दिन के बाद उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद जनता दल के नेतृत्व में कांग्रेस के बाहरी समर्थन के बाद संयुक्त मोर्चा सरकार केंद्र में बनी, और 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस की नाराजगी के कारण 1 वर्ष के बाद श्री एच.डी. देवेगौड़ा को बदलकर श्री इंद्र कुमार गुजराल को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, और श्री इंद्र कुमार गुजराल भी लगभग 1 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री रहे। और कांग्रेस ने तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी द्रमुक को बाहर करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया, क्योंकि इंदिरा गांधी हत्याकांड में द्रमुक का नाम आ गया था, और कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इस प्रकार से संयुक्त मोर्चा सरकार गिर गई, और 1998 में दोबारा चुनाव हुए। 1998 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, और श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन यह सरकार भी लंबे समय तक नहीं चली, और 13 महीने तक यह सरकार चली। श्रीमती जयललिता द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने बाद गिर गई, और दोबारा से 1999 में चुनाव कराए। और इन चुनावों में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दोबारा से सरकार बनाई, और कांग्रेस को विरोधी पार्टी की भूमिका निभानी पड़ी। इसके बाद 2004 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, और केंद्र में सरकार बनाने का कार्य है। यह सरकार यूपीए के नेतृत्व में बनाई गई। यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नेतृत्व में यह सरकार बनी, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया,
और श्री मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2009 में लोकसभा के चुनाव हुए और इस चुनाव में दोबारा से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नेतृत्व में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और दोबारा से श्री मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही और भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में सरकार का निर्माण किया। इस चुनाव में कांग्रेस को केवल 44 सीटें प्राप्त हुई और वह विरोधी दल का स्थान भी प्राप्त नहीं कर पाए और अंतिम लोकसभा चुनाव जो 17वीं लोकसभा का चुनाव था 2019 में हुआ और इस चुनाव में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही और श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कांग्रेस का इतिहास आपको स्पष्ट किया, किस प्रकार कांग्रेस की स्थापना हुई, किस प्रकार कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किस प्रकार कांग्रेस ने आजादी के बाद भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। अब हम अगला टॉपिक हमारा है कांग्रेस की नीतियां एवं कार्यक्रम। कांग्रेस की कौन सी नीतियां एवं कार्यक्रम है जिनके आधार पर कांग्रेस भारतीय राजनीति कर रही है, अब हम उनको स्पष्ट करें। सबसे पहला है आर्थिक विकास। कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीति में देश के विकास को सबसे प्रथम स्थान दिया है और चौदहवीं और 15वीं लोकसभा में इस पार्टी की सरकार ने देश के विकास की 8% दर को हासिल किया। इन योजनाओं में कांग्रेस सरकार ने आर्थिक सुधार के अनेक कार्यक्रम चलाए जिससे देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास हुआ और देश ने 8% आर्थिक विकास की दर को हासिल किया। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है रोजगार। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं व बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना था और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस पार्टी ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 10 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की नौकरियों का सृजन किया। तीसरा है बैंक खाते। इस पार्टी ने देश के प्रत्येक नागरिक का बैंक व डाक खाता खुलवाने का लक्ष्य रखा और इसके लिए बैंकों और डाकघरों को देश के सभी नागरिकों के बैंक खाते खोलने के लिए प्रेरित किया।
और 2004 और की सरकार में 2004 और 9 की लोकसभा सरकार में इस पार्टी ने इस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की। चौथा है हमारा स्वास्थ्य का अधिकार। इस पार्टी का लक्ष्य था कि देश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ होना चाहिए और उसकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उसे स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए। और इस उद्देश्य से के लिए पार्टी ने स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ किया और देश के नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया। पांचवा हमारा पॉइंट है शिक्षा। इस दल ने शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया और यह दल मानता था कि देश के शिक्षित नागरिक ही देश की समस्याओं को ठीक ढंग से हल कर सकते हैं। इसलिए इस दल ने अपने कार्यकाल में माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा को काफी बढ़ावा दिया और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में ड्रॉप आउट बच्चों के स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने के कार्य करने की कोशिश की गई। इस दल ने प्राथमिक शिक्षा पर भी काफी ध्यान दिया और उसमें अनेक सुधार किए। छठा हमारा पॉइंट है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। यह दल अल्पसंख्यकों को देश का मुख्य हिस्सा मानता है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए इस दल ने अनेक कार्यक्रम चलाए। यह दल चाहता था कि देश का अल्पसंख्यक अपने आप को देश में सुरक्षित महसूस करे, वह अपने आप को देश में असुरक्षित महसूस ना करे। और लास्ट पॉइंट हमारा है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को सबल बनाने के लिए इस दल ने अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चालू किए। इस दल ने विशेष तौर पर महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया और महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का भी कार्य किया। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की और महिलाओं को घरेलू हिंसा तथा उत्पीड़न से बचाने के लिए कानूनों को सख्ती से लागू करने का कार्य भी किया। तो इस प्रकार से हमारे कांग्रेस की नीतियां और कार्यक्रम स्पष्ट होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस पाठ के टॉपिक्स हमारे समाप्त होते हैं और आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।